लोकसभा के 2024 के चुनाव नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी से इसकी तैयारी में जुट चुकी है। आज वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी में एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में ओबीसी के तमाम सांसद, खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस बैठक में चर्चा किया जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और भी मजबूत करना है, सशक्त करना है, ताकि आने वाले 2024 में इसका सीधा फायदा देखने को मिले। इसके अलावा राहुल गांधी के बयान को लेकर भी कहीं कहीं यहाँ पे चर्चा किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है, इसमें निश्चित रूप से ओबीसी समाज को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया गया है। तो मिलीजुली जो रणनीति है वो बनाई जाएगी, जिसमें राहुल गांधी के बयान को लेकर बात करें या भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ओबीसी के जो तमाम सांसद है बीजेपी से जो आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, उनसे एक रिपोर्ट कार्ड भी उनके क्षेत्र का लिया जाएगा कि अभी उनके क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी खासतौर पे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक किस तरीके से ये सांसद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो तमाम विषयों को लेकर आज रणनीति बनाई जाएगी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन सांसदों के साथ डिनर करते हुए भी नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चल रही यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, जिनकी संख्या 700 है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जो संशोधन नियमावली थी उसको आज यूपी कैबिनेट में पेश किया गया था, जिस पर अपनी मोहर यूपी कैबिनेट ने लगा दी है। मतलब सीधे तौर पर अब उत्तर प्रदेश में किसी भी समय अधिसूचना जारी की जा सकती है, क्योंकि उसके पहले आरक्षण की अनंतिम और अंतिम सूचियां जारी होंगी। उन पर आपत्तियां लेने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 2 दिन के अंदर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से इस महत्वपूर्ण संशोधन पर मोहर लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे चल रही नई नवेली पदाधिकारियों की बैठक अब समाप्त हो चुकी है। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आके प्रेस वार्ता में कहा कि हमने संगठनात्मक तौर पर नए जो पदाधिकारी उनसे परिचय प्राप्त किया, साथ ही साथ संगठन के और केंद्र के और राज्य के जो अभियान है उनको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इसकी भी हमने चर्चा की। साथ ही साथ आने वाले दिनों में किस तरह से अभियान चलाए जाएंगे, केंद्र नेताओं के जो दौरे होंगे उनको जो रूपरेखा है वो कैसे तय किया जाए, इसमें तय किया गया है। साथ ही साथ नगर निगम चुनाव में, नगर पंचायतों के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है उसके जो फायदे हैं उन लाभार्थियों के साथ कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी रूपरेखा इसमें तय की गई है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 2 उपचुनाव को लेकर भी इसमें रणनीति बनाई गई है और उन 2 प्रत्याशियों को भी चयन प्रक्रिया में भी लाया जाएगा। उन दोनों प्रत्याशियों की जीत भी सुनिश्चित की जाएगी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनी नींव को मजबूत करते हुए नजर आने की एक भरपूर कोशिश की जाएगी। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में कई शीर्ष नेताओं के दौरे हैं उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव जो कि बूथ स्तर का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, उसके साथ लोकसभा में 80 से 80 सीट की जीतने की जो चुनौती है उसके लिए बैठक बहुत अहम रहने वाली है। भारतीय उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की घोषणा होने वाली है, लेकिन वहीं अगर देखें इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में समूचा विपक्ष साफ दिखाई पड़ रहा है। उसकी वजह आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं या समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, आजकल वो उत्तर प्रदेश में एक सारस को लेकर गंभीर हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो मुखिया हैं, उनके घर में नई बहू का आगमन हुआ है, तो लिहाजा पूरी बहुजन समाजवादी पार्टी उनके स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है। वही तीसरी अगर पार्टी की तरफ आए जो कांग्रेस है, हालांकि बहुत ज्यादा जनाधार उत्तर प्रदेश में उसका नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के जो नेता हैं और जो पदाधिकारी, वो इस समय मुख्य मुद्दा राहुल गांधी बने हुए हैं, जिन्हें उनके घर से बेघर कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जब यही नगर निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे और उस समय अगर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी तो आरोप फिर यही लगाए जाएंगे कि बीजेपी ने इस चुनाव में भी पारदर्शिता नहीं बरती है। सवाल ये उठता है कि जब नगर निकाय चुनावों की घोषणा होने वाली है, ऐसे में जो सभी पार्टियां नगर निकाय चुनाव के तैयारियों में लगी होनी चाहिए, उनके पास अलग अलग मुद्दे हैं। वहीं इन सबसे दूर भारतीय जनता पार्टी
नगर का चुनाव कैसे हो, अपने प्रत्याशियों को कैसे जिताया जाए और एक बार फिर जो नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में जो है उसमें बेहतर कैसे प्रदर्शन किया जाए, इस बात को लेके लगातार काम कर रही है। हमीरपुर जिले में दौरा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिले की एक CHC का निरीक्षण किया। साथ ही गौशाला में निरीक्षण के दौरान गायों को गुड़ खिला करके उनका आशीर्वाद लिया। बाद में कुछ आवासीय विद्यालय में जाकर बच्चों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। जिला भाजपा कार्यालय में जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेताओं ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत कर बैठक की। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर के कलेक्ट्रेट सभागार में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ में बैठक की। 8 माह पहले उप मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप के बाद एक गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिस पर महिला ने अपने बच्चे का नाम ब्रजेश रखा था। आज उप मुख्यमंत्री उसके घर में जाकर के उसको बच्चे को आशीर्वाद दिया। बाराबंकी पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, सरकार के लिए खास मायने रखता है बाराबंकी जनपद। आज बाराबंकी जनपद में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद एक दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को नवीन सत्र के पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया। वहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकासकारी योजनाएं व जन कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाएं। वहीं मंत्री जितिन प्रसाद ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार के लिए बाराबंकी जनपद खास मायने रखता है। इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद का भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया। निर्वाचन आयोग ने सुवार विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। सुवार विधानसभा सीट पर 10 मई को वोट पड़ेंगे और 13 मई को काउंटिंग होगी। ऐसे में आपको बताते चलें कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी सुवार विधानसभा सीट से 2 बार रद्द हुई है। इस बार 2 साल की सजा पड़ने पर उनकी विधानसभा को सदस्यता को रद्द किया गया था। तो इससे पहले जन्म प्रमाण पत्र में कम उम्र को लेकर हाई कोर्ट ने उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द किया था। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ सुवार के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही सर्व समाज का हित कर सकती है और वो ही विकास करा सकती है। बार बार के उपचुनाव से अगर बचना है तो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आना होगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो एक तरफ बहुजन समाज पार्टी ने कार्यक्रम किया है यहाँ, तो दूसरी ओर भाजपा ने भी तैयारी शुरू कर दी है। तो समाजवादी पार्टी ने अभी तक किसी भी तरह के उम्मीदवार के नाम का और इसमें चुनाव में शामिल होने का कोई संकेत नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में विधायक राहुल प्रकाश जो कि कैंसर से पीड़ित थे और मुंबई में इनका इलाज चल रहा था। लंबे समय इलाज के दौरान उनका मुंबई में ही निधन हो गया था। अब विधानसभा छानने में कोई विधायक नहीं है, जिसको लेकर के सरकार ने, शासन ने यहाँ पर 20 अप्रैल को नामांकन और 10 मई को चुनाव तथा 13 मई को परिणाम घोषित करेंगे। तो इस बार जो चुनाव लड़ने जा रही हैं राहुल प्रकाश कोल की पत्नी रिंकी देवी और उनकी विपक्ष में रहेंगी कीर्ति कोल जो कि सपा से लड़ेंगी। इस बार चुनाव देखने में बड़ा ही रुचि होगा जनता के लिए, क्योंकि इस बार राहुल प्रकाश कोल की बजाय उनकी पत्नी रिंकी देवी रहेंगी। बताते चले कि राहुल प्रकाश कोल जो है 2 बार लगातार वहां के विधायक रह चुके हैं और पूरी जनता की जो सहानुभूति रहेगी वो राहुल प्रकाश की पत्नी रिंकी देवी के साथ रहेगी। और इस बार कीर्ति कोल भी पूरे दमखम से आएंगी। पिछले बार राहुल प्रकाश से हार करके दूसरे पायदान पर थी। अब चुनाव को देखते हुए यहाँ की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश जे ही विधि राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। जैसे ही वेदों और पुराणों ने बताया कि शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रभु राम का अयोध्या में प्राकट्य होने जा रहा है, उसके बाद से पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल हो गया। समस्त देवता, ऋषि मुनि,
सभी अयोध्या की ओर उन्मुख होने लगे और पूरे अयोध्या में सोहर रामगीत गाने लगे। ये वो विलक्षण मौका था जब रामनवमी को प्रभु राम का प्राकट्य हुआ। उसके बाद से पूरी अयोध्या उत्साह में, उस वैभव में पूरी अयोध्या का घर घर सजा दिया गया। कुछ इसी तरह का जो माहौल कभी त्रेता युग में था, आज कुछ उसी तरह का माहौल अयोध्या में एक बार फिर दिखाई दे रहा है। इस बार बेहद ही विलक्षण मौका है क्योंकि रामलला अस्थाई मंदिर में आखिरी रामनवमी होगी उनकी। इसके बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसीलिए इस बार पूरी अयोध्या रौनक में है। पूरी अयोध्या में राम भक्तों का रेला उमड़ा हुआ है। हर तरफ रामलला के आगमन की खुशियां मनाई जा रही हैं। आखिर कैसा है रामलला के आगमन का उत्साह, रामनवमी की रौनक, दिखाएंगे आपको अपनी इस खास पेशकश में। उत्तर प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों पर पूरी तरीके से अब प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 15 साल पुराने वाहन लगातार सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद उनको जो है प्रतिबंधित किया जाएगा, क्योंकि 15 साल पुराने जो वाहन है उत्तर प्रदेश में चलते हैं, उनके कारण पॉल्यूशन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी पुराने 15 साल के वाहन हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको जो है कबाड़ में बेचा जाए। कहीं ना कहीं कबाड़ में जब ये 15 साल पुराने वाहन बेचे जाएंगे तो 22 रुपये किलो इनकी अनुमानित कीमत लगाई गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत सरकारी वाहनों से की जाएगी। सरकारी विभाग में जो 15 साल पुराने वाहन हैं, सबसे पहले उनको जो है चिन्हित किया जाएगा, उनको जब्त किया जाएगा, उनको कबाड़ में तब्दील किया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर जर्जर अवस्था में चलने वाले वाहनों पर रोक लगाई जा सके। राजधानी लखनऊ में बदलते मौसम के साथ साथ कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा। अगर बात करें मार्च महीने में तो सबसे ज़्यादा कोविड केसेस आए। 22 मार्च को 8 केस लखनऊ में आए थे। साथ ही साथ कल यानी कि मंगलवार को भी 8 नए केस आए थे, जिससे अब राजधानी लखनऊ के हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। हालांकि जो सीएमओ लखनऊ है, उनका कहना है लोग सुरक्षित रहे, इसको लेकर के मास्क लगाएं, साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लेकर के भी हिदायत दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। वर्तमान समय में राजधानी लखनऊ में 27 कोविड के एक्टिव केसेस हैं। वहीं अगर बात करें तो 5 लोगों ने कल कोरोना को मात दी। अब इसके चलते कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया। हालांकि ज़्यादातर जो पेशेंट्स वो घरों में ही आइसोलेट है और वहीं उनका इलाज चल रहा है। हालांकि घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कहना है डॉक्टर्स का। दूसरी ओर डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को खुद का बचाव करना चाहिए, साथ ही साथ जो एंटीबॉडी है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आज बदायूं में अटल बिहारी सभागार में पीस कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें रामनवमी रमजान को लेकर जो है सभी धर्म गुरुओं को बुलाया गया, सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाया गया। उसमें जिलाधिकारी महोदय बदायूं मनोज कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने सभी से जो है शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की और सभी से कहा कि किसी प्रकार की जो है अफवाहों पे ध्यान ना दें। हाथरस में प्रथम बार हाथरस महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 5 दिन तक ये हाथरस महोत्सव कार्यक्रम चलता था। जिलाधिकारी अर्चना वर्मा के प्रयास से इस कार्यक्रम की जो थीम थी महिला सशक्तिकरण, उसी के अनुरूप यह कार्यक्रम हुआ और इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई राज्यों की महिला ने भी शिरकत की। बता रहे हैं इस कार्यक्रम में पद्मश्री गुलाबो सपेरा, हेमंत ब्रजवासी व कई अन्य बड़े बड़े कलाकारों ने आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा था। 5 दिन तक चले इस कार्यक्रम में प्रतिदिन कहीं न कहीं कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन का कहना है कि इस कार्यक्रम सफल रहा और अब प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हाथरस में इस कार्यक्रम से हाथरस के अलावा हाथरस के उद्योग को उत्तर प्रदेश और देश तक ले जाना इसका कार्यक्रम में था। आज बदायूं में अटल बिहारी सभागार में पीस कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें रामनवमी रमजान को लेकर जो है सभी धर्म गुरुओं को बुलाया गया, सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाया गया। उसमें जिलाधिकारी महोदय बदायूं मनोज कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने सभी से जो है शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की और सभी से कहा कि किसी प्रकार की जो है अफवाहों पे ध्यान ना दें। ये समय जो है सोशल मीडिया का दौर चल रहा है,
सोशल मीडिया पर जो है कोई भी अगर अफवाह करता है उसको तत्काल जो है सूचना दी जाए, 112 नंबर डायल किए जाएं और सभी धर्म के लोग जो है एक दूसरे का त्यौहार जो है शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, किसी प्रकार का त्यौहार में जो है उपद्रव नहीं हो। उसी को लेकर आज जो है बदायूं में पीस कमेटी की मीटिंग ली गई है, जिसमें सभी धर्म के धर्मगुरु उपस्थित थे। आज हम इस समय मौजूद हैं एतमादुल्लाह स्मारक पर। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, एतमादुल्लाह स्मारक पर गाड़ी की पार्किंग का स्थल बना दिया गया है, जबकि नगर निगम के पार्किंग स्थल जहां थाना एतमादुल्लाह है वहां पर उसके पीछे स्थान दिया गया है, लेकिन ठेकेदार और स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत के चलते यहाँ पर अवैध तरीके से पार्किंग स्थल बना दिया गया है, जिसके चलते पूरे दिन यातायात बाधित रहता है, लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से एतमादुल्लाह स्मारक के जस्ट बगल से ही यहाँ गाड़ी की पार्किंग बना दी है, काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर नगर निगम की पार्किंग बना दी गई है, जो कि नगर निगम ने यहाँ एतमादुल्लाह थाना के पीछे पार्किंग स्थल दिया है। बावजूद ठेकेदार और स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत के चलते इस पूरे स्थल को वहां से हटाकर यहां चिन्हित कर दिया है, जिससे यातायात बाधित रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में ठेकेदार के खिलाफ प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं, जिस तरह से लगातार भयमुक्त माहौल पैदा करने के लिए लगातार पुलिस यहाँ पर कोशिश कर रही है और एसपी चक्रधर मिश्रा के निर्देश पर लगातार चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। जनपद संभल में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा चौकी अब तक निर्माण की गई हैं, ताकि संभल में कोई भी कानून व्यवस्था में सैन न लगा सके। आज फिर एक नई चौकी का निर्माण किया गया है, जिसमें कि यहाँ के एसपी चक्रधर मिश्रा के अलावा यहाँ जो समाज सेवी लोग मौजूद थे, जिनके की जन सहयोग से ये पूरी चौकी का तैयार की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि संभल अति संवेदनशील इलाका है और इसीलिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ पर कोई भी कानून व्यवस्था में सैन न लगा सके। इसलिए सदर कोतवाली इलाके के ये मुरावा संभल और चंदोसी रोड कहलाता है, जहाँ पर इस चौकी को नाम दिया गया है चंदोसी रोड चौकी। फिलहाल क्योंकि मंडी समिति के बीच में ये चौकी थी, आसपास जिस तरह से कानून व्यवस्था बनाने के लिए चौकी का निर्माण किया गया है, बेहतर आज जिस तरह से योगी सरकार की मंशा है कि हर किसी को कानून व्यवस्था में बेहतर व्यवस्था मिले और उस बेहतर व्यवस्था के लिए संभल की पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत खाटमपुर गांव का है, जहां पर लकड़ी के सहारे हाई वोल्टेज लाइन खींच दी गई है और नीचे किसानों की फसल पक कर तैयार है। कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग भी लग सकती है और किसान की फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। आए दिन प्रायः सुनने में आया करता है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट के चलते घरों में आग लग गई और किसानों की फसलों में आग लग जाती है, जिससे कि किसान की फसलों का बड़ा नुकसान हो जाता है। इस तरह से अमेठी के जामों में घाटमपुर गांव में देखने को मिला है और कई ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत भी प्रशासन से किया, लेकिन विद्युत विभाग कर्मियों के कान में जू तक नहीं रेंगती है। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज के बलीपुर ग्राम में विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली। 11,000 की लाइन से फसल गेहूं की जलकर राख हो गई। वहीं एक लड़की की भी मृत्यु हुई है, वहीं एक बालक भी झुलस गया। वहीं आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं बालिका की मौत होने से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं बालिका के परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फर्रुखाबाद के ललितपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। पूरा मामला हम आपको बता दें कि थाना मदरपुर अंतर्गत ग्राम चलंधर के पास का है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई तथा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए सीएससी मड़ावरा लाया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में युवक की हालत में सुधार नहीं होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। तो वहीं मृत युवक को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला थाना
मदनपुर अंतर्गत ग्राम जलंधर के पास का है। पालतू कुत्ते के काटने पर कुत्ता मालकिन के खिलाफ थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज हुआ है। जूता कारोबारी की पत्नी का कुत्ता सीढ़ियों पर घूम रहा था, तभी अपार्टमेंट में रहने वाली महिला के पैर में कुत्ते ने काट लिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि जूता कारोबारी की पत्नी पास में खड़ी थी, उसने कुत्ते को न रोका और उसे कुत्ते को बांधने की बात कही तो उसने गाली गलौज देना भी शुरू कर दिया। वहीं पीड़ित महिला ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।